आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव। फर्स्ट पार्ट में हमने बजट की अवधारणा पढ़ा है। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बजट की तैयारी कैसे की जाती है। थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे संसद की स्वीकृति। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे बजट का क्रियान्वयन, वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं बजट का निर्माण कैसे किया जाता है, बजटरी प्रोसेस कैसा होता है, कैसी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हमको जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। भारत में बजट निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। भारत में प्रचलित बजट पद्धति का श्री गणेश हुआ था ब्रिटिश कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 से 62 के समय के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पेश किया गया, जिसे वायसराय की कार्यकारिणी के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार विल्सन को बजट का जन्मदाता कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी शासन में भारतीय जनप्रतिनिधियों को बहस का अधिकार प्राप्त नहीं था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संसद एवं विधानसभाओं को बजट पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार दिया गया। भारत में केंद्र स्तर पर तथा राज्यों में राज्य स्तर पर अलग अलग बजट तैयार किया जाता है। केंद्र स्तर पर प्रतिवर्ष 2 प्रकार का बजट प्रस्तुत किया जाता है। पहला है सामान्य बजट और दूसरा है रेलवे बजट। रेलवे बजट को 1921 से सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, क्योंकि इससे सिविल अनुमानों में स्थिरता आए और रेलवे वित्त प्रशासन में लचीलापन आए। प्रत्येक राज्य का अपना एक बजट होता है। संविधान के अनुच्छेद 202 में दी गई अवस्था के अनुसार राज्य की विधानसभाओं में राज्य के वित्त मंत्री द्वारा बजट बनाया जाता है तथा केंद्र स्तर पर केंद्रीय बजट को राष्ट्रपति तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। मतलब केंद्रीय स्तर पर बजट को कौन पास करता है? अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। और राज्य स्तर पर राज्यपाल की स्वीकृति अत्यंत ही आवश्यक होती है। सामान्य बजट अपन देखते हैं वित्त मंत्री द्वारा बनाया जाता है, और रेल बजट रेल मंत्री द्वारा ही संसद में पेश किया जा सकता है। लोक वित्त के उचित प्रयोग के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही बजट निर्माण में प्रशासनिक मंत्रालय है, योजना आयोग एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बजट जो प्रक्रिया है, बजट कैसे निर्माण किया जाता है, तो बजट की जो प्रक्रिया है, जो बजट बनाया जाता है, उसको कई अवस्थाओं से होके गुजरना पड़ता है। फर्स्ट नंबर है बजट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। दूसरा है संसद की स्वीकृति, लेजिस्लेशन प्रोसेस। थर्ड है बजट का क्रियान्वयन, वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट की तैयारी। बजट की तैयारी का तात्पर्य है आगामी वर्ष के लिए व्यय के अनुमानों का निर्धारण। भारत में बजट कब से प्रारंभ होता है? आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल से हमारा बजट प्रारंभ होता है और 31 मार्च को बजट समाप्त होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट बनाने का काम 7-8 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, करीब फरवरी से प्रारंभ हो जाता है। वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त योजना आयोग, प्रशासकीय मंत्रालय तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुमानों के संबंध में वित्त मंत्रालय जुलाई अगस्त से ही अपनी गतिविधियां या प्रक्रिया प्रारंभ करता है। इसके लिए सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को अपने विभाग से संबंधित व्ययों को निर्धारित प्रारूप में भरकर मंगाता है। प्रारूप या बजट पत्र निम्नलिखित शीर्षकों में बटा होता है। पहला शीर्षक होता है विनियोगों के शीर्ष एवं उपशीर्ष। दूसरा है पिछले वर्ष से संबंधित वास्तविक आय के आंकड़े, पिछले वर्ष से संबंधित वास्तविक आय और व्यय कितना हुआ था पिछले वर्ष का। उसके बाद रहता है चालू वर्ष के लिए स्वीकृत अनुमान। फिर रहता है चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान क्या क्या होंगे। फिर है आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान और लेखांकन। इन शीर्षकों पर जानकारी मंगाई जाती है। स्थानीय कार्यालयों द्वारा प्रपत्र तैयार करके प्रशासनिक मंत्रालयों के संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। विभागों के अध्यक्ष प्राक्कलन का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, आवश्यकतानुसार संशोधन करके अपने अपने विभाग के लिए समेकित या एकीकृत करते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्राक्कलनों को नवंबर के मध्य में वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देता है। प्रत्येक विभाग प्राक्कलन की एक प्रतिलिपि भारत के महालेखापाल के पास पहुंचा देता है। महालेखापाल इनकी जांच कर अपनी टिप्पणियां वित्त मंत्रालय के पास भेज देता है। अब देखिए क्या होता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। मितव्ययिता का विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यय संबंधी नीतियों को देखना प्रशासनिक मंत्रालयों का ही काम होता है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रेषित बजट अनुमानों को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग होते हैं स्थायी प्रभार या स्थायी व्यय क्या क्या है। दूसरी बात प्रचलित योजना अथवा कार्यक्रम ये क्या क्या है। और तीसरी बात हम नई योजनाएं या कार्यक्रम क्या क्या बना सकते हैं। ये 3 भागों में बटा रहता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जांच क्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। अब ये कैसे मूल्यांकन किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट की जो प्रक्रिया है, बजट की जांच क्रिया, सारी जगह से जानकारी आ गई तो उसका कैसे मूल्यांकन किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बजट प्राक्कलनों की जांच सरकारी नीतियों के संदर्भ में होती है। बजट भी सूक्ष्म जांच का, बजट की जो सूक्ष्म जांच की जाती है कि एक चीज देखा जाता है, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए बजट बनाया जाता है तो उसका जांच की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यय में मितव्ययिता प्राप्त करना होता है। वित्त मंत्रालय सूक्ष्म परीक्षण के समय पूंजीगत अनुमानों के लिए योजना आयोग से परामर्श भी करता है। नई योजनाओं के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित विभाग को कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या प्रस्तावित व्यय अपरिहार्य है। अब तक इसके अभाव में कार्य कैसे चल रहा था। अभी तक तो आपने मांग नहीं की, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तक लोग कैसे चला रहे थे। इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब तक इसके अभाव में काम कैसे चल रहा था, किस कारण इस व्यय की आपको अभी आवश्यकता महसूस हुई, अन्य स्थानों पर इसके बिना कैसे कार्य चल रहा है,
प्रस्तावित व्यय के लिए वित्तीय साधन कहां से प्राप्त होंगे? नए मत के बारे में वित्त मंत्रालय स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यदि व्यय मद पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं हुआ तो संबंधित विभाग का मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर वित्त मंत्रालय को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सारे मंत्री लोग वित्त मंत्रालय में अपनी सारी जानकारी भेजते हैं। वित्त मंत्रालय उसकी सारी निरीक्षण करता है, सूक्ष्म परीक्षण करता है और उसको संतुष्ट होना आवश्यक है। अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो मंत्री जो है, जिन्होंने अपने अपने यहाँ का बजट बना के मांग किया है, तो उन लोग उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर सहमत या संतुष्ट नहीं है वित्त मंत्रालय तो विभाग का मंत्री प्रस्तावित योजना मद पर पूरे मंत्रिमंडल में विचार विमर्श की मांग भी कर सकता है कि अभी आप नहीं मान रहे तो हम सब लोग चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए कि ये कितना जरूरी है। इस तरह भी वो कह सकता है। मंत्रिमंडल का निर्णय सभी को मानना होता है, अन्यथा असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्ति के समक्ष एक ही विकल्प रहता है कि वह त्यागपत्र दे दे। सर रॉबर्ट कहते हैं कि वित्त मंत्रालय को समीक्षा तथा प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन करने की एक विशेष दक्षता प्राप्त होती है, जो लंबे अनुभव का ही परिणाम है। लेकिन इसमें समयानुसार निरंतर नया परिवर्तन होते रहना जरूरी है, ताकि उसका दृष्टिकोण जो है बुद्धिमत्तापूर्ण लगे। वित्त मंत्रालय को सूक्ष्म जांच का अधिकार दिया गया है और इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि यह स्वयं खर्च करने वाला विभाग बिल्कुल भी नहीं है और लोगों से प्राप्त कर राशियों का विवेकपूर्ण एवं निष्पक्षता से काम करने कहता है। वित्त मंत्रालय ही अन्य मंत्रालयों के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था भी करता है। वित्त मंत्रालय देखिए बजट बनाता है, उसका परीक्षण भी करता है, अतः उसे व्यय के औचित्य की जांच का वित्त मंत्रालय को पूरा अधिकार होता है। वित्त मंत्रालय बड़ी योजनाओं को सरलता पूर्वक स्वीकृति दे देता है, जबकि छोटी छोटी मदों को स्वीकृत करने में वो आनाकानी करता है। अतः व्यय के अनुमान प्रारंभ से ही बढ़ा चढ़ा कर रखती है। जैसे हमको कॉलेज के बिल्डिंग बनाना है तो हमको थोड़ा सा बढ़ा के ही कि 2 करोड़ चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, हॉस्टल बनाना है या कुछ लाइब्रेरी बनाना है, तो इस तरह से मांग की जाती है। अतः वित्त मंत्रालय ही बजट अनुमानों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम देखते हैं आय का अनुमान। व्यय के अनुमान का कार्य पूर्ण हो गया। उसके पश्चात सरकारी आय या राजस्व का अनुमान तैयार किया जाता है। व्यय को पूरा करने के लिए साधन जुटाने का कार्य भी वित्त मंत्रालय का ही है। कुछ कर स्थायी होते हैं, परंतु अन्य कर जैसे कि आयकर है, सीमा शुल्क है विभाग तथा केंद्रीय उत्पादन कर विभाग से पिछले वर्ष में संग्रह की गई सरकारी आय के आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संभावित सरकारी आय का अनुमान लगाया जाता है और इसके आधार पर नए कर
लगाए जा सकते हैं कि कितनी कितनी कहाँ से आय हुई थी, और उस अगर ज्यादा आय हुई है तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से कहाँ पर खर्च कर सकते हैं, कौन सा जो एरिया है वो या विभाग है वो छूट गया था। उदाहरण के लिए अपने को कहीं पर पिकनिक स्पॉट बनाना है, पर्यटन स्थल बनाना है, तो ऐसी जगह पे, या हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल खोलना है, कुछ बिल्डिंग बनाना है निराश्रितों के लिए। तो इस तरह से नए इसी के आधार पे अनुमान लगाया जाता है, और इसी के आधार पर नए कर लगाए जा सकते हैं, पुराने कर समाप्त भी किए या घटाए जा सकते हैं। बजट के दो भाग होते हैं, पहला है आय संबंधी बजट और दूसरा है व्यय संबंधी। वित्त मंत्रालय संसद में प्रस्तुत करने दो विवरण पत्र तैयार कराता है, वार्षिक वित्तीय विवरण और दूसरा है अनुदानों की मांगे। वित्त मंत्री भारत के राष्ट्रपति की ओर से फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। एक बजट भाषण देता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का बजट भाषण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। बजट में निम्नलिखित जानकारियां देता है, वह वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को 3 भागों में दिखाया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है समेकित निधि, दूसरा है आकस्मिक निधि, तीसरा है लोक लेखा। सरकार को प्राप्त सभी राजस्व सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों से तथा उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियों संचित निधि में दिखाई जाती है। सरकार का पूरा खर्च संचित निधि से ही किया जाता है और संसद की स्वीकृति के पश्चात ही उसे खर्च किया जा सकता है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संचित निधि में क्या क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास होती है। लोक लेखा निधियां सरकार की नई नीतियां होती है, क्योंकि इस धनराशि को किसी भी समय उन व्यक्तियों को वापस देना होता है जिन्होंने उसे जमा किया है। तो लोक लेखा निधियां जो होती है उसको कभी भी लोगों ने जमा करके रखा है, उसको कभी भी, जैसे एफडी वगैरह कुछ है, तो उसको कभी भी वापस किया जा सकता है जब लोग मांगे। लोक लेखा में अदायगी के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता है। बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय में दिखाना होता है, इसलिए सरकार का बजट 2 भागों में दिखाया जाता है। पहला भाग है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजी बजट। राजस्व बजट में क्या क्या आता है? राजस्व बजट में आता है किसी संपत्ति का सृजन नहीं। उदाहरण के लिए राज्य सरकार और अन्य पार्टियों के अनुदान, ये राजस्व बजट में आते हैं। और पूंजी बजट में आता है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान शामिल होते हैं इसमें। उदाहरण, सरकार द्वारा जनता के लिए लिया गया ऋण, रिजर्व बैंक या विदेशी सरकार से प्राप्त ऋण, जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों के अधिग्रहण पर
किया जाने वाला पूंजी व्यय, शेयर, ये सारा चीज आता है पूंजी बजट में आता है। अब हम आते हैं ये जो इन लेखाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, कौन कौन से लेखे में क्या क्या लिखा जाएगा, कैसे होगा, ये इसके बारे में भी जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमानों तथा अनुदान की मांगों में व्यय के अनुमान दिखाए जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित निधि पर भारित खर्च अलग दिखाया जाता है। अनुदान मांगे अब देखते हैं। कई तरह की मांगे होती है। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा अनुदान की मांग की जाती है, अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती है। बड़े मंत्रालयों या विभागों के द्वारा एक से अधिक मांगे प्रस्तुत की जाती है। इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाला अनुदान और सेवा से संबंधित ऋणों और अग्रिम के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है। अनुदान मांगे जो होती है वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। फिर से बता रहे हैं इसको, अनुदान मांगे जो होती है वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। वित्त विधेयक क्या है? वित्तीय विधेयक लोग मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, हमको हॉस्टल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज की बिल्डिंग बनाना है, ये स्टेडियम बनाना है। तो इसके लिए जो मांगे की जाती है, इस मांगे प्रस्तुत की जाती है, इसमें हम देखते हैं कि वित्त विधेयक क्या है, साधारण विधेयक क्या है, ये सब जानना भी हमें अत्यंत ही आवश्यक है। तो वित्त विधेयक मतलब पैसे से संबंधित विधेयक। संसद की अनुमोदित अवधि को आगे बढ़ाने, नए कर लगाने, विद्यमान जो है जो चल रहा है, विद्यमान कर ढांचे के संशोधन या कर ढांचे को जारी रखने संबंधी प्रस्तावों को वित्त विधेयक के जरिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आपको मालूम है कि वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत होता है। अब ये बजट का सार क्या है हम बताएंगे आपको। बजट का सार नामक एक पुस्तक प्रकाशित होती है। बजट हमारा तैयार हो गया विभिन्न मुद्दों पर आय व्यय के संबंध में, तो बजट का सार नामक एक पुस्तक प्रकाशित होती है। कर, राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ भुगतानों का संक्षिप्त विवरण भी इसमें होता है। इस पुस्तक में व्यय, आयोजनों और आयोजना भिन्न का विस्तृत विवरण होता है। परिव्यय का क्षेत्रवार तथा मंत्रालय विभागवार आवंटन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साधनों का ब्यौरा रहता है। एक बजट पुस्तक प्रकाशित की जाती है। इस पुस्तक में राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा, बजटीय घाटा, केंद्रीय सरकार का सकल राजकोषीय घाटा दिखाया जाता है। प्राप्ति बजट, बजट पुस्तक में प्राप्ति बजट और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा भी दिया जाता है। प्राप्ति बजट में विगत वर्षों की प्राप्ति तथा
से सहायता प्राप्ति का ब्यौरा होता है। अनुदानों की ब्यौरेवार मांग की जाती है। जो भी हम अनुदान मांगते हैं उसकी ब्यौरेवार मांग की जाती है। बजट प्रस्तुत करने के कुछ समय के बाद अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे लोकसभा के पटल पर रखी जाती है। प्रत्येक कार्यक्रम या संगठन जिनके लिए व्यय की राशि 10 लाख रुपए से कम नहीं है, संबंधित अनुमान का ब्यौरा अनेक शीर्षकों में दिया जाता है, जैसे वेतन है, मजदूरी है, यात्रा व्यय है, सामग्री तथा उपकार सहायता अनुदान, राज्यों का अंतरित साधन, ये सब दिया जाता है। राज्य सरकारों को विभिन्न आयोजनों के लिए अनुदान और ऋण भी दिए जाते हैं। अब हम आते हैं निष्पादन बजट।